सो हे गाइस, दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। गाइस पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। पार्ट 1 का अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी देख लो, तुरंत देख लो। मुझे पता है गाइस कि जो पार्ट 1 था वो ज़्यादा लंबा हो गया था, 52 मिनट 22 सेकंड की वीडियो हो गई थी। मैं सोच रहा था कि पार्ट 2 में पूरी जो चैप्टर है कवर कर दूंगा, बिकॉज कि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए टाइम तो लगेगा, क्योंकि आपको टाइम तो देना पड़ेगा अगर पूरी चैप्टर को अच्छे से समझना है तो। ठीक है, तो मैं सोचा था कि पार्ट 2 में पूरा एक डेढ़ घंटा दे के ख़त्म कर दूंगा, बट नहीं गाइस, 20 मिनट की वीडियो रहेगी, 20-25 मिनट की नॉर्मल, और फिर इसी में मैं जितना हो सकता है समझाऊंगा, फिर पार्ट 3 भी निकालूंगा, चिंता मत कीजिए। चलिए तो देखिए, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर आज तक हम नॉर्मली पढ़ते आए हैं सेल्सियस, फॉरेनहाइट, इन सब के बारे में आज तक हम नॉर्मली पढ़े हैं, सेल्सियस और फॉरेनहाइट इन सब के बारे में। लेकिन ये सब कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर्स थे, ये सब कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर थे, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट, जिसमें हम लोग नॉर्मल कोई भी टेम्परेचर नापते हैं, बुखार का, पानी का, कोई भी टेम्परेचर हम नॉर्मली सेल्सियस और फॉरेनहाइट में ही नापते हैं। पर ये एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर नहीं है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है केल्विन, याद रखिए, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, एक बात याद रखिए कि केल्विन जो है, केल्विन टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है केल्विन, इसके जो इन्वेंटर थे उनका नाम था लॉर्ड, लिख लीजिए कहीं, राइट डाउन कर लीजिए, लॉर्ड विलियम थॉमस केल्विन इनका नाम था। और जो सेल्सियस के जो होते हैं एड्रेशन सेल्सियस। तो फिर नॉर्मली परीक्षा में क्वेश्चन आता है, आधा नंबर या फिर 1 नंबर का नॉर्मली पेपर में आ जाता है कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ केल्विन स्केल। तो राइट डाउन कर लीजिए, लॉर्ड विलियम थॉमस केल्विन वाज द इन्वेंटर ऑफ केल्विन स्केल। ओके, चलिए अब देखिए, केल्विन स्केल में एक बात हमेशा याद रखिए, नॉर्मली हम जब भी सेल्सियस या फिर फॉरेनहाइट लिखते हैं तो हम जरूर ये लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो 36 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे ये लगाते हैं डिग्री के लिए, डिग्री सेल्सियस, ये वाली चीज़ सेल्सियस में भी लगती है और फारेनहाइट में भी लगती है। मान लीजिए 96.5 डिग्री फॉरेनहाइट। ओके, हम ये मतलब सेल्सियस फॉरेनहाइट में दोनों में डिग्री वाली लगती है, बट ये केल्विन में नहीं लगती है। केल्विन में कभी भी डिग्री वाला सिंबल नहीं लगता है। नॉर्मली केल्विन में मान लिया है 313 केल्विन नॉर्मली। अब देखिए, इसको हम कैसे बताएंगे, कौन सा टेम्परेचर, मान लीजिए 36 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन, 96.5 डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू कितना केल्विन। तो कोई बात नहीं, देखते हैं, एक रूल होता है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। यही मूल है हम लोग का, यही हम लोग को पता होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस, अगर ये पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के, तब हमको कुछ भी पता चल जाएगा इसी के बेसिस पे, बस इसी के पे। देखिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के। अब देखिए, मान लीजिए अभी हमको 21 डिग्री सेल्सियस कोई दे दिया, ठीक है, और बोला बताओ 21 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि केल्विन, मतलब उसको केल्विन स्केल में चेंज करो। तो देखिए, जब 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 के है, तो जब 0 में +21 किए हैं तो इज इक्वल टू इसमें भी +21 कर देंगे, तभी ना दोनों बराबर रहेगा। अगर LHS इज इक्वल टू RHS है, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 के, ठीक है, 273 केल्विन है, तो फिर अगर हम इसमें 21 डिग्री जोड़ दे रहे हैं, 21 जोड़ दे रहे हैं, तो इसमें भी नॉर्मली 21 जुड़ जाएगा। तो देखिए, 21 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 + 21 केल्विन, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, नॉर्मली 294 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए फॉरेनहाइट में दे दिया 96.5 डिग्री फॉरेनहाइट को, चेंज इट इन केल्विन स्केल। तो अब देखिए, एक फॉर्मूला याद रखिए, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये एक फार्मूला है जिसे सेल्सियस से फॉरेनहाइट में और फॉरेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करते हैं। एक एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम में कवर करना है पूरा अच्छे से। तो देखिए, एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करना है। तो नॉर्मली जहाँ पे इस फॉर्मूले में सेल्सियस का नाम है, जहाँ पे C है वहाँ पे 20 लिख देंगे। जैसे देखिए, 20/5 लिख देंगे, 20/5 लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या था, F-32/9। ठीक है, और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लगाए होंगे तो पता है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में F-32 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे, 5F इज इक्वल टू 160 इज इक्वल टू 180, और नॉर्मली 5F इज इक्वल टू 180 + 160, 5F इज इक्वल टू 180 + 160/5। इसको नॉर्मल जब हम सॉल्व कर देंगे 340/5, ये हमारा नॉर्मल आ जाएगा 68 केल्विन, 68 डिग्री फॉरेनहाइट, सॉरी 68 डिग्री फॉरेनहाइट आ गया।
इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम फिर अब मान लीजिए मैं आपको केल्विन मतलब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करके दिखाता हूँ। तो फार्मूला यही था, फार्मूला हमारा यही था, बस जहाँ फ़ारेनहाइट है वहाँ नॉर्मली फ़ारेनहाइट को रख देंगे। हमारे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको रखना है, तो लिख देंगे C/5 इज इक्वल टू 68 - 32/9 हो गया। अब इतना होने के बाद फिर हम नॉर्मल वही प्रोसेस लगा देंगे, 9C इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 68 में से 32 निकाल देंगे तो नॉर्मल हमारा आ जाएगा 36, 5 × 36। अब देखिए 9C इज इक्वल टू 5C 33 और फिर यहाँ पे 180 हो जाएगा और C इज इक्वल टू वापस हमारा 20 आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पता चल गया। ये फॉर्मूला हमेशा रिमेंबर कीजिएगा कि C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 और ये चीज़ रिमेंबर कीजिएगा, क्योंकि हर पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आता ही है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दे रहा हूँ या फिर आप अपना एनुअल एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम दे रहा हूँ। जिस चीज़ में टॉपिक रहेगा उसमें जब मैटर इन आवर सराउंडिंग से कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो एक आधा नंबर का तो क्वेश्चन जरूर आता है कि चेंज इट इन केल्विन स्केल और चेंज इट इन सेल्सियस स्केल। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 K नॉर्मल। अब बस यही याद रखिएगा, अब इसी के बेसिस पे हम नॉर्मली चेंज कर सकते हैं। एक बार और बता दूं, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमेशा केल्विन होता है, केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे 273 डिग्री केल्विन नहीं होगा, ये गलत है, केवल 273 केल्विन हो गया। ठीक है, 273 केल्विन हो जाता है। बट हाँ 36 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में डिग्री का प्रयोग होता है, पर केल्विन स्केल पे डिग्री का प्रयोग कभी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कई बार जैसे केल्विन स्केल से फिर सेल्सियस स्केल में चेंज कर देने की बात आ जाती है। तो नॉर्मली मान लीजिए अगर हमसे बोल दिया कि 305 केल्विन को चेंज कर दो, इसमें सेल्सियस स्केल में 305 केल्विन को सेल्सियस स्केल में चेंज कर दो। ओके, तो अब देखिए, इसको हमको चेंज करने के लिए हमेशा याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन था। ठीक है ना, अब देखिए, अब जब हमको केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना होगा तो जितना भी केल्विन दिया होगा नॉर्मली उसमें से 273 माइनस कर देंगे। हमेशा रिमेंबर रखिएगा, 305 में से हम 273 केल्विन को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 32 केल्विन, इसमें डिग्री नहीं लगता है, सॉरी 32 केल्विन हमारा नॉर्मल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पता चल गया ना, हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पे। तो देखिए, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि जब मैटर है, मैं मैटर के बारे में पूरा बता चुका हूँ, जब मैटर की हमको अवस्था को चेंज कर रहा हूँ, मैटर की स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट कर देना हो दूसरे फिजिकल स्टेट में। जैसे मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड है तो लिक्विड को गैस में, गैस है तो उसको सॉलिड में, गैस है उसको लिक्विड में, यानी कि उसकी स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर देना। तो ये 2 तरीके से चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर 2 तरीके से होता है। पहला है बाई चेंजिंग इन टेम्परेचर, यानी कि वो जिस टेम्परेचर पे है, जिस तापमान पे है, यदि हम उसके तापमान में बढ़ाव घटाव करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करेंगे, तब फिर हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है बाई चेंजिंग इन प्रेशर। अब प्रेशर से भी हम चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को भी बढ़ा घटा के, प्रेशर को भी इंक्रीज और डिक्रीज करके हम नॉर्मली उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आपको एक बार और बता दूँ कि जो मैटर किस अवस्था में रहेगा, मैटर किस स्टेट में रहेगा, ये 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं। पहला चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर और दूसरा बाय चेंजिंग इन प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कैसे चेंज कर देंगे अगर टेम्परेचर, तो हमारा जो मैटर है उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। सो चलिए देखिए, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड टू लिक्विड चेंज। जब सॉलिड को किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज किया जाता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग का हिंदी अर्थ ही होता है, आप सभी को पता होगा, पिघलना। पिघलना यानी क्या पिघलना? लिक्विड में पिघलना, सॉलिड का लिक्विड में पिघलना, तभी उसको मेल्टिंग कहेंगे। तो देखिए, मेल्टिंग का जो डिफिनीशन है वो ये है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग कॉल्ड मेल्टिंग। देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाए हीट करने पर, यानी कि उसको उष्मा देने पर, उसको जब हम हीट देंगे या उसको गर्म करेंगे तो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसी को हम
मेल्टिंग कहेंगे। और हीटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम उसको बर्नर पे रख के, उसको गैस पे रख के गर्म करेंगे तभी तभी हर सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज होगा। जैसे कई सॉलिड का टेम्परेचर जो होता है, कई सॉलिड ऐसे टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाते हैं जो कि अपने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से भी लो रहता है। जैसे एग्जांपल ये आइस, बर्फ़ है। बर्फ़ नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पे अपना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यही रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल यही अपना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है। यानी कि आइस को तो हमको हीट देने की ज़रूरत नहीं है, आइस तो अपने आप हीट पा जा रहा है। नॉर्मली जो हमारा 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, उसी में आइस अपना 0 डिग्री सेल्सियस पा जा रहा है अपना हीट। आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस ही हीटिंग टेम्परेचर है। आइस जब नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पाएगा तो वो क्या मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सॉलिड आइस जो है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है, और जब वो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पाएगा तो किसमें, वाटर में, वाटर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंसेस मेल्ट इनटू लिक्विड कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि ऐसे टेम्परेचर पे, जब ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो जाए किसमें, लिक्विड स्टेट में, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि उस सब्सटेंस के लिए वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर होगा उस सब्सटेंस के लिए। अब देखिए किस में मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है और किस में मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और मेल्टिंग पॉइंट अधिक क्यों होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नॉर्मली जिस सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स रहेगा, उसको मेल्ट करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। एग्जांपल सबसे इजी लेते हैं, एक चॉक ले लेते हैं, एक चॉक का टुकड़ा ले लेते हैं और एक आयरन का टुकड़ा ले लेते हैं, यानी कि लोहे का टुकड़ा ले लेते हैं। अब इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, नॉर्मल सी बात है आयरन स्ट्रॉन्ग है। और आयरन स्ट्रॉन्ग क्यों है, आयरन ज़्यादा कठोर क्यों है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसके स्ट्रॉन्ग होने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स है। और मैं आपको याद होगा तो मैं आपको पार्ट 1 में बताया था कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर पार्टिकल फोर्स रहेगा उतना कम काइनेटिक एनर्जी रहेगा उस पार्टिकल्स में, यानी कि उस पार्टिकल्स में उतना कम काइनेटिक एनर्जी रहेगा। अब एक बार और सुनिए ध्यान से कि जिस पार्टिकल में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट उतना अधिक होना चाहिए। एग्जांपल लीजिए कि जो चॉक है, चॉक को मेल्ट के लिए रख लेते हैं और आयरन को मेल्ट के लिए रख लेते हैं, दोनों को हीट देना शुरू करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर चॉक को हम 100 डिग्री से कम ही में रखेंगे, नॉर्मली 80 डिग्री 70 डिग्री बर्नर पे रखेंगे तो पूरा मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो आयरन है, आयरन को मेल्ट होने में 1535 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए। क्यों उतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, उतना ज़्यादा टेम्परेचर इसलिए चाहिए क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है। तो यही मेन रीज़न है, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड तो हो गया, अब चलते हैं लिक्विड से गैस के चेंज में। तो सो कमन ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, लिक्विड से जब गैस में चेंज होता है तो उसमें टेम्परेचर का रोल क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए लिक्विड टू गैस चेंज, सबसे पहले समझते हैं बॉइलिंग। लिक्विड टू गैस को हम बॉइलिंग बोलते हैं। आप नॉर्मल घरों पे नॉर्मल सुना होगा, पानी बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल कर दो। पानी बॉयल का क्या मतलब है, पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में है, उसको गैस स्टेट में चेंज करने के प्रोसेस को ही बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंसेस चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। यानी कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो सब्सटेंस है, जो लिक्विड जो सब्सटेंस है वो चेंज होने लगता है किसमें, गैस में, उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग। अब देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स एंड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल हो और चेंज किस में होने लगे, गैस में, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी अलग अलग होता है। जैसे नॉर्मल वाटर जो है, नॉर्मली वाटर भी लिक्विड है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं मरकरी का, तो मरकरी नॉर्मल 375 से 385 डिग्री सेल्सियस पर बर्न होता है, मतलब कि ये बॉयल होता है। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस और ये 375 से 385 डिग्री सेल्सियस के बीच में बर्न होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो समझिए, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े कम डेंस होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। जितने दूर रहेंगे, मैं आपको पार्ट 1 में बताया था, उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना कम
बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ये देखिए मरकरी जो होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा डेंस यानी कि इसके पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होते हैं, ज़्यादा क्लोज यानी कि इनके बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स लग रहा है, और जितना ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्योंकि भाई देखिए लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल पास पास हैं, अब बॉयल करेंगे तो उसके पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर होंगे। यानी कि जस्ट एग्जांपल लीजिए, ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा कोई वेसल है, एग्जांपल ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी है, ठीक है ना। अब ये देखिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने इतने दूर है, मान लीजिए इतने इतने दूर हैं। अब जब हम इसको गैस में चेंज करेंगे तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो इतने इतने दूर हो जाएंगे। यानी कि नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि हमको इसके पार्टिकल्स को क्या करना है, ज़्यादा दूर करना है। मैं आपको बताया था कि इसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे भाई मैं प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पार्ट 1 देखिए, तब जाके काइनेटिक एनर्जी वगैरह अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम था। अब जब हम इसको बॉयल किए, हम इसको एनर्जी दिए, तो इसके पार्टिकल क्या किए, ये एनर्जी गेन कर लिए, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिए। और काइनेटिक एनर्जी जब गेन किए, एनर्जी आ गया, तो नॉर्मल ये दूर दूर अपना जाना चाहेंगे, तो दूर दूर हो गए, और ये जब दूर दूर हो गए तो वही गैस में चेंज हो गया। यानी कि जितने ज़्यादा क्लोज रहेंगे, जितने ज़्यादा डेंस रहेंगे, जितने ज़्यादा क्लोज रहेंगे, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। भाई कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसका क्या मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है, तभी तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है ना। जब उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब देखिए, अब जब हम उसको बॉयल करेंगे, जब हम उसको एनर्जी देंगे, तो अब अगर जो ज़्यादा डेंस है, जो ज़्यादा क्लोज है, उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जो कम क्लोज है उसको कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो वाटर में पार्टिकल्स कम क्लोज थे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया, लेकिन मरकरी में वही चीज़ 375 से 385 लग रही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ज़्यादा डेंस हैं, जितने डेंस होंगे उतना इंटर पार्टिकल फोर्स, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिकवर करने के लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर उठने के लिए, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए उतनी ज़्यादा हमको बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये वेरी करता है, जितना मतलब ये डिफरेंट रहता है डिफरेंट लिक्विड्स के अमाउंट, ठीक है। वाटर में कम है, मरकरी में अधिक है, बिकॉज ऑफ की ज़्यादा डेंसिटी के कारण। वही बात है कि जब इसके पार्टिकल्स को एनर्जी हम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि हम इसको जब बॉयल करते हैं तो जो हीट इसको मिलता है, ये हीट इसके पार्टिकल्स ले लेते हैं। इसके पार्टिकल्स हीट लेंगे तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी आएगी। पार्टिकल्स के पास जब एनर्जी आएगी तो पार्टिकल्स, जब पार्टिकल पर एनर्जी आएगी पार्टिकल मूव करेंगे, और पार्टिकल के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतनी ज़्यादा मूव करेंगे। तो जब ज़्यादा एक पास होंगे तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए दूर जाने के लिए। अब मान लीजिए कोई चीज़ इतनी दूर है, ठीक है, कोई चीज़ इतनी दूर है, कोई पार्टिकल्स इतने इतने गैप पे हैं, और हम इनको मान लीजिए 1 सेंटीमीटर के गैप पे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, वैसे इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट 1 सेंटीमीटर के गैप पे हैं, ठीक है। और हमको इसको गैस बनाने के लिए इस पार्टिकल को एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूर करना है। यानी कि हमको नॉर्मल इस पार्टिकल को इतना बॉइलिंग पॉइंट देना है कि ये इसके जो पार्टिकल्स हों वो 1 सेंटीमीटर और गैप पे चले जाएँ, ठीक है। तो हम उसको देंगे। अब मान लीजिए ये पार्टिकल 0.5 सेंटीमीटर पे हैं, तो हमको उसको इतना बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा कि वो मतलब उसको हमको 1.5 सेंटीमीटर के जितना ना देना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। हम उसको उतना बॉइलिंग पॉइंट देंगे तभी ना उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी जाएगा, और उसके पार्टिकल्स एनर्जी लेकर के ज़्यादा दूर दूर होंगे और गैस में चेंज होंगे, ठीक है। तो यही रीज़न है। आप एक बार बुक पढ़ लीजिए तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही होगी, बट अगर आप पार्ट 1 देखें तो मैं इतने अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया हूँ। हर पार्ट में डिस्क्राइब करना मेरे फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में चेंज करना। देखिए अब हम बात कर रहे हैं, अब तक तो हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज किए, लिक्विड से गैस में चेंज किए। अब तक हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, यानी कि सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज किए टेम्परेचर बढ़ाएं, और लिक्विड से जब गैस में चेंज किए तो और टेम्परेचर बढ़ाएं। अब देखिए, अब हम गैस से लिक्विड में चेंज करेंगे और फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जब गैस से लिक्विड में चेंज करेंगे तो ये पूरा उल्टा प्रोसेस है। जब हम लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर अधिक देना पड़ रहा था।
अब गैस से लिक्विड में चेंज करेंगे तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, यानी कि इट इज़ द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। यानी कि जो बॉइलिंग हम ये जो वेपराइजेशन प्रोसेस है, जो बॉइलिंग प्रोसेस है, इसको हम यहाँ पढ़ के आ रहे हैं, ये ठीक उसका उल्टा है। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। याद रखिए कि जब हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस प्रोसेस बोलते हैं उसको। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम बारिश होती है तो बारिश कंडेंसेशन प्रोसेस का ही नतीजा होती है। बारिश किस प्रोसेस का नतीजा होती है? बारिश कंडेंसेशन प्रोसेस का नतीजा होती है। देखिए, वही जो बारिश है वो बॉइलिंग का रिवर्स प्रोसेस है। बारिश जो है वो बॉइलिंग का रिवर्स प्रोसेस है। नॉर्मल सबसे इजी भाषा में, जब हम किसी गैस के पार्टिकल्स को जब हम कूल करेंगे, यानी कि जब हम उसको ठंडक देंगे तो उसके जो पार्टिकल्स थे जिनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, जो दूर दूर चले गए थे, वो अपना काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे। अब तक जब हम उसको बॉइलिंग कर रहे थे, जब हम उसको बॉयल कर रहे थे तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे थे, दैट्स वाई वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे। अब जब हम उसको कूल करेंगे तो अब हम उनसे काइनेटिक एनर्जी छीन लेंगे, और जब हम उनसे काइनेटिक एनर्जी छीन लेंगे तो वो क्या होंगे? एक पास आ जाएंगे, और फिर वापस उसके पार्टिकल जब क्लोज आ जाएंगे तो फिर वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यही कंडेंसेशन प्रोसेस है सबसे इजी भाषा में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, अब बात करते हैं लिक्विड टू सॉलिड चेंज की, यानी कि अब हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे। ठीक उसका उल्टा चला रहा है। अब तक हम लोग सॉलिड से लिक्विड में गए थे, फिर लिक्विड से गैस में गए थे, और फिर हम गैस से लिक्विड में आ गए और लिक्विड से सॉलिड में आ गए। हमको पता है कि हम सॉलिड से लिक्विड में गए थे तो हम क्या किए थे? ऑब्जेक्ट को बॉयल किए थे, ऑब्जेक्ट को क्या किए थे? मेल्ट किए थे। अब उसी ऑब्जेक्ट को हम कूल करेंगे और उसी ऑब्जेक्ट को फ्रीजिंग करेंगे। देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड बाई कूलिंग कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैटर को, किसी लिक्विड मैटर को जब हम उसको कूल करते हैं और फिर हम उसको जब कूल करके उसका चेंज करते हैं उसका स्टेट, तो किस स्टेट में चल जाता है? सॉलिड स्टेट में, और उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। अब देखिए, इट इज़ द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। और ये जो मेल्टिंग प्रोसेस था जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, ये ठीक उसका रिवर्स है, और इस प्रोसेस में हम लिक्विड से कहाँ आएंगे? सॉलिड में आएंगे। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मल मैं आपको फिर समझाता हूँ। जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में गए थे तो हम पार्टिकल को हीट करके उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे थे। पार्टिकल को हीट कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी दे रहे थे, तो उसके पार्टिकल दूर चले जा रहे थे। पार्टिकल सॉलिड में सबसे पास थे, बिल्कुल क्लोज थे। हम उसको हीट किए तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो लूज हो गया, और लूज होते होते धीरे आगे मतलब लिक्विड स्टेट में वो थोड़ा सा दूर चला गया पार्टिकल, और फिर हम उसको और हीट कर दिए तो गैसियस स्टेट में इतने पर था और फिर और दूर हो गया। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में चला गया। अब जब यहाँ पर था पार्टिकल, और फिर पार्टिकल को जब हम कूल कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी लूज कर दिया, और काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। याद रखिए, जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल लूज करेगा तो फिर वो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो थोड़ा पास आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में पास आ गया, जैसा कि हम लोग कंडेंसेशन पे पढ़े हैं। और फिर और कूल कर दिए तो और पास आ गया, और अपना काइनेटिक एनर्जी लूज कर दिया, और काइनेटिक एनर्जी लूज करके एक पास आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा हो गया, और वो फिर सॉलिड में चेंज हो गया। देखिए, मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाया हूँ जिससे आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा क्या था? ये हमारा सॉलिड स्टेट था। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट को हम हीट किए, इसको गर्म किए, और उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहें। उसको मेल्टिंग कहें ना, सॉलिड से जब हम लिक्विड स्टेट में गए जो उसको हीट करके तो उसको मेल्टिंग कहें। ठीक है, अब फिर लिक्विड स्टेट को और हीट किए, और जैसे हीट किए वैसे उसके पार्टिकल के पास और काइनेटिक एनर्जी आया, तो फिर वो बॉयल होकर गैसेस स्टेट में चला गया। अब ठीक इसका उल्टा कैसे हो रहा है? देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास ज़्यादा था, हम इसको कूल कर दिए। कूल किए तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, पार्टिकल पास आ गए, और जैसे जैसे पास आए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, उसको कंडेंसेशन बोल दिए। और फिर जब लिक्विड स्टेट में आ गया उसको और कूल कर दिए, और कूल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और लूज करेगा, और फिर काइनेटिक एनर्जी लूज किया और बिल्कुल पास आ गया, और उस प्रोसेस को बोले फ्रीजेट यानी फ्रीजेशन। और उस प्रोसेस को फिर उस प्रोसेस के बाद हमको सॉलिड स्टेट मिल गया। गाइस देखिए, हमारा पार्ट 2 था। अब हम पार्ट 2 में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं आपसे शुरू में ही वादा कर दिया था कि पार्ट 1 ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो पार्ट 2 हम 20 से 25 मिनट का ही खींचेंगे, और फिर पार्ट 3 में हम इसके आगे बढ़ेंगे। लैटेंट हीट बहुत गजब का टॉपिक है। देखिए गाइस, वीडियो तो लंबी होगी, जैसे अगर मान लीजिए जितना ईजीएस्ट वे में समझाऊंगा उतनी वीडियो को लंबी करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। टाइम लगेगा बट बहुत अच्छे समझ आएगा। चलिए गाइस, बाय। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।